ओके, हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को ही आगे बढ़ाते हैं। दिस इज थर्ड वीडियो लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लास्ट 2 वीडियोस में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत कुछ डिस्कशन कर ली थी। क्या क्या पढ़ रखा था हम लोगों ने सिस्टम एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल की बात कर ली थी। उसके बाद जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एलाइड एंगल के बारे में पढ़ रखा है। आज हम लोग उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, कुछ चीज़ों को और विजुलाइज करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। ठीक है ना। तो विजुलाइजेशन, आज हम लोग उन्हीं सारे फैक्ट्स को विजुलाइज करके देखेंगे कि और क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलो बच्चों लेट्स स्टार्ट। अच्छा, वीडियो लेक्चर 2 में क्या कॉमन था? एक चीज कॉमन था। क्या कॉमन था? एक सर्कल पे हम लोग सारा डिस्कशन कर रहे थे, मतलब सब कुछ फोकस था एक सर्कल पे। तो यहाँ भी सर्कल बनाते हैं, सर्कल से और क्या निकल के आता है वो देखते हैं। तो एक प्यारा सा सर्कल बनाओ, ठीक है, बहुत प्यारा सर्कल ना। आज ही पढ़ेंगे हम लोग, कल नहीं पढ़ेंगे, आज ही सर्कल बनेगा। ये हो गया सर्कल आपके पास। ठीक है, अब देखो विजुलाइज करने के 2 रास्ते हैं आपको। एक तो आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट में खेलो, दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज खेलो। ठीक है, दोनों का फंडा एक है कि ट्रायंगल बनता है और ट्रायंगल से ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल के सामने आता है। ठीक है, तो यहाँ भी ट्रायंगल ही बनाएंगे हम लोग। अगर चीज़ों को विजुलाइज करें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में, तो बहुत सारी चीज़ें और भी हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये जो सर्कल है वो आर रेडियस का सर्कल है। इस सर्कल का अगर रेडियस आर है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। इसका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होगा? r, 0 होगा। r, 0 होगा। ये क्या होगा? ये होगा 0, r। ये क्या होगा? ये होगा -r, 0। ये क्या होगा? 0, r। ठीक है, 0, -r, क्योंकि नीचे ना नेगेटिव y डायरेक्शन। अब अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एक पॉइंट लेते हैं जिसका नाम x, y लेते हैं और इसको ज्वाइन करने पे अगर इस एंगल का नाम थीटा बोल दिए, P से x एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप मार दिए तो आपको दिख रहा होगा एक ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं। जरा साइन पे दिमाग लगाओ। साइन थीटा क्या होगा इस ट्रायंगल के लिए? आपको पता है कि ये होता है P, ये होता है H, ये होता है B। तो साइन थीटा होता है P/H। ठीक है, अगर हम x और y के डायरेक्शन में देखें, x और y के हिसाब से देखें, तो P क्या होगा? P y कोऑर्डिनेट होता है, क्योंकि ये y होगा, ये x होगा। P की जगह क्या होगा? y होगा, y कोऑर्डिनेट। ठीक है, और h क्या है? h के नाम पे क्या है? h के नाम पे r है। ठीक है, अब जब ये पॉइंट यहां पे पहुंच जाएगा, मतलब ये पॉइंट अगर टॉप पे पहुंचेगा, एंगल क्या बन जाएगा? एंगल 90 बन जाएगा, 1 राइट एंगल। तो थीटा जब 90 होगा मीन साइन 90, तब क्या होगा? y कोऑर्डिनेट क्या होगा उस टाइम? P अगर इस पॉइंट पे पहुंच जाए तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर ये लेंथ हो जाएगा, और ये लेंथ क्या है? r है। ये लेंथ क्या है? r है, और नीचे क्या है? r है। तो साइन 90 क्या निकल के आएगा? 1। यहीं से साइन 91 मिलता है। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये चीज हमेशा याद रखना। तो इसका मतलब ये है कि यहां से आपको एक और बात समझ में आ रही है कि हम लोग साइन थीटा मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज डिसाइड कर सकते हैं। रेंज कैसे डिसाइड करोगे? साइन मैक्सिमम कब होगा? यहां भी दिमाग लगाओ। साइन मैक्सिमम कब होगा? जब P मैक्स होगा, ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? मैक्स होगी। ठीक है, और यहाँ H, इस सर्कल के लिए H तो फिक्स है, तो H पे दिमाग ही मत लगाओ। साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब P मैक्सिमम होगा। P मैक्सिमम कब होगा? P मैक्सिमम या तो यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे होगा। ठीक है ना। तो दिख रहा है R ऊपर पॉजिटिव है, R नीचे नेगेटिव है, तो ऑब्वियस बात है ऊपर ही मैक्सिमम होगा। तो साइन थीटा मैक्सिमम इस पे होगा, किसके लिए? जब एंगल 90 होगा। तो यहां से ये बातें पता चल रहा है कि साइन थीटा मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। ठीक है, और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब आप यहां पे रहोगे, मतलब पॉइंट यहां पे आ जाए नीचे। ठीक है, इस केस में क्या होगा? y कोऑर्डिनेट -r होगा। y कोऑर्डिनेट क्या होगा? -r होगा। अगर y कोऑर्डिनेट -r होगा
तो यहाँ पे क्या होगा माइनस आर अपॉन एच, एच की जगह आर, माइनस आर अपॉन आर क्या होगा -1। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होगा साइन थीटा का -1। तो यही से पता चलता है कि साइन थीटा का जो रेंज होता है वो -1 to 1 होता है। ठीक है, तो बस इसी चीज को एनालाइज करते हैं। कॉस थीटा के बारे में भी सोच सकते हो। कॉस थीटा के बारे में अगर आपको सोचना है तो कॉस थीटा होता क्या है, यहाँ पे देखो कॉस थीटा होता है किसी भी ट्रायंगल में कॉस थीटा क्या होगा, दिस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, बेस का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस का मतलब एच, और एच के लिए पता है, एच के लिए क्या है, आर है। अब आप सोचो कि अगर आप इस पॉइंट पे हो, मतलब यहाँ पे हो, ये पॉइंट यहाँ पे है, तो बेस क्या होगा, बेस क्या होगा, आर होगा। मतलब कॉस थीटा अगर 0 डिग्री बन जाए तो 0 डिग्री केस में पॉइंट कहाँ होगा, पॉइंट यहाँ पे होगा। इस पॉइंट के लिए बेस क्या होगा, बेस ये पूरा होगा, बेस की जगह क्या होगा, आर, और नीचे क्या है, आर, ये क्या होगा 1। इसका मतलब cos 0 क्या होता है, 1 होता है। आगे बढ़ो, अगर ये पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाए, इस पॉइंट पे, तो हाफ रोटेशन हो गया, ठीक है ना। यहाँ से इनिशियली जो है हाफ रोटेशन हो जाएगा। अगर P पॉइंट इस पॉइंट पे पहुंच जाए तो हाफ रोटेशन हो जाएगा। हाफ रोटेशन का मतलब क्या होता है, पाई होता है या 180 डिग्री, ठीक है। तब क्या होगा, cos थीटा फिर क्या होगा, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या है, -r है, और नीचे r तो फिक्स है, ये क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ से पता चलता है cos ऑफ 180 डिग्री क्या होता है, -1, ठीक है। तो इस तरीके से आप जान पाते हो कि cos कहाँ से कहाँ लाई करता है, sin कहाँ से कहाँ लाई करता है, tan कहाँ से कहाँ लाई करता है, ठीक है। तो इस बात से ये भी पता चलता है कि cos थीटा का रेंज क्या होगा, यहाँ से cos थीटा का रेंज क्या होगा, cos थीटा का रेंज होगा -1 to 1। तो cos और sin दोनों का रेंज इक्वल होता है, ठीक है। आपको चीजें विजुलाइज करना आना चाहिए, इस फिगर से चीजें विजुलाइज हो गई होंगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग P, B और H में देखें तो क्या हो सकता है, एक बार इरेज करके देखते हैं। इसी चीज को अगर हम लोग एनालाइज करके चीजों को P, B और H में देखें, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस में, तब क्या होगा, साइन कॉस tan में क्या फर्क पड़ेगा। एक और सर्कल बना लो, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है ना। अगर ये पॉइंट P है, ठीक है, और इसको ज्वाइन करने पे ये एंगल थीटा लेते हो, और ये r रेडियस का सर्कल है, r रेडियस का, ठीक है ना। ये x एक्सिस है आपका और ये y एक्सिस है। अब आपको दिमाग लगाना है, अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे एक ट्रायंगल बनेगा। इस ट्रायंगल में आप साइन थीटा क्या सोचते हो, साइन थीटा अगर सब कुछ P, B और H में देखें तो इस ट्रायंगल के लिए 3 पैरामीटर होगा, एक परपेंडिकुलर होगा, दूसरा बेस होगा, तीसरा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस किसके बराबर है, रेडियस के बराबर। इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है, जो कि फिक्स है। सर्कल के लिए R फिक्स होता है तो H फिक्स होगा। अब आपको ये सोचना है, क्या सोचना है कि साइन थीटा एक्चुअल में होता क्या है। साइन थीटा होता है P by H, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। cos थीटा क्या होता है, B by H, कोई प्रॉब्लम नहीं। tan थीटा के बारे में दिमाग लगाओ, tan थीटा क्या होता है, P by B, ठीक है। अब देखो इससे क्या फर्क पड़ेगा, tan थीटा होता है P by B, मतलब P ऊपर B नीचे। जो नीचे होता है डिनोमिनेटर में वही परेशानी खड़ा करता है, ठीक है ना। कैसे, क्योंकि जिस दिन B 0 होगा, जिस दिन बेस 0 होगा, उस दिन tan थीटा क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। tan थीटा क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। जिस दिन बेस 0 बनेगा tan थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा। बेस कहाँ 0 बनता है, बेस यहाँ 0 होता है, ठीक है। बेस यहाँ पे 0 हो सकता है, हो सकता नहीं होगा, और यहाँ भी 0 होगा, ठीक है। इन दो पॉइंट पे
बेस क्या होता है, 0 होता है। tan थीटा की बात हो गई। अगर हम साइन का रेसिप्रोकल कोसेक की बात करें तो कोसेक क्या होगा, h/p होगा। देखो p नीचे आ गया। अब कोसेक के लिए कौन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, p क्रिएट करेगा। जहां p 0 बनेगा वहां कोसेक को प्रॉब्लम। तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ डिफाइन होगा, कहाँ नहीं डिफाइन होगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि tan थीटा के लिए जहां बेस 0 बनेगा वहां tan थीटा अनडिफाइन होगा, मतलब कोई वैल्यू नहीं देगा। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या होगा, tan नहीं डिफाइन होगा। अच्छा, कोसेक थीटा के लिए क्या होता है, h/p होता है। p जहां जहां 0 बनेगा वहां कोसेक क्या होगा, अनडिफाइन होगा। तो p 0 कहाँ होता है, p मतलब परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे 0 होगा या फिर इस पॉइंट पे 0 होगा, क्योंकि इधर तो बेस होता है ना, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो बेस परपेंडिकुलर इस इधर और इधर दोनों जगह 0 होगा, बेस ऊपर नीचे 0 होगा। इसका मतलब आपको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस केस में अनडिफाइंड हो सकता है। ठीक है, ये छोटी मोटी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम इनके डोमेन की बात करें, डोमेन की बात करें, ठीक है ना, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, sin थीटा, cos थीटा, इसके अगर डोमेन की बात करें तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इस बार मैं सर्कल नहीं बना रहा हूँ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे ये बेस है, बेस पे क्या होगा, बेस पे परपेंडिकुलर 0 होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर, यहाँ बेस 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा, बेस 0 होगा। बेस पे परपेंडिकुलर 0, परपेंडिकुलर पे बेस 0, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, ठीक है, इसकी बात करते हैं, tan थीटा की बात कर लेते हैं, cot थीटा की बात कर लेते हैं, ठीक है, cosec थीटा की बात कर लेते हैं, अब cosec थीटा की बात कर लेते हैं। तो sin cos क्यों बचा रहेगा, इसकी भी बात कर ही लेते हैं। ठीक है, अब देखो tan क्या होता है, tan होता है p/b। ठीक है, cot क्या होता है, इसका उल्टा होगा, b/p होगा। अच्छा, cosec क्या होगा, h/p। sec क्या होता है, h/b। sin क्या होता है, p/h। cos क्या होगा, b/h। ठीक है, चलो यहां पे देखो, पहले tan थीटा पे दिमाग लगाओ। tan थीटा कहां कहां डिफाइन नहीं होगा, जहां बेस क्या होगा, 0 बनेगा। जहां बेस 0 बनेगा, बेस 0 हो जाएगा तो tan थीटा को प्रॉब्लम। बेस कहां 0 बन रहा है, यहाँ पे ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। और आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है π/2, 3π/2, π/2, 5π/2, 9π/2। ठीक है, ये लाइन कौन सी है, ये 3π/2 है और 7π/2 है, 11π/2 है। ठीक है, एंड सो ऑन, ये आपको पता होगा। अब इस लाइन पे क्या है, tan डिफाइन नहीं होगा। तो tan के लिए डोमेन सोचो, डोमेन का मतलब वो वैल्यू, वो थीटा जिसके लिए tan थीटा डिफाइन हो। तो डोमेन क्या होगा tan के लिए, सब कुछ होगा, मतलब सारे एंगल्स आप ले सकते हो, लेकिन ये एंगल्स नहीं ले सकते हो, ये एंगल्स नहीं ले सकते हो। ठीक है, ये एंगल्स नहीं ले सकते हो। और आप दिमाग लगाओ, अगर आप दिमाग लगाते हो तो ये समझ में आता है कि ये एक्चुअली में है क्या, ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये लाइन क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। जैसे ये π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, इस लाइन पे ऑड π/2 आ रहा है। तो tan थीटा का जो डोमेन होगा, वो क्या होगा, सब कुछ हो सकता है, सारे एंगल्स आ सकते हैं। r माइनस क्या नहीं आने चाहिए, इस लाइन पे जो एंगल आएंगे वो नहीं आने चाहिए। और इस लाइन पे कौन सा एंगल आ रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को लिखने का तरीका 2n+1 π/2 लिखो या 2n-1 π/2 लिखो, तो tan थीटा का डोमेन पता चलेगा। ठीक है, बस इसी लॉजिक से आप सब कुछ लिख सकते हो।
टेन थीटा का, कॉट थीटा, कोसेक, सेक, साइन, कॉस, सबका डोमेन लिख सकते हो, रेंज भी पता कर सकते हो, ठीक है, इसी लॉजिक से। खैर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग अभी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ देखेंगे, डोमेन देखेंगे, रेंज देखेंगे, ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में। और फंक्शन में मैंने सब पढ़ा रखा है, ठीक है ना, सबका डोमेन रेंज मैंने बता दिया था फंक्शन में, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट से आप ये पता करते हो कि टेन थीटा कब डिफाइन नहीं होगा, कॉट थीटा कब डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, इस लॉजिक के साथ ये चीज याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। और क्या बचा है, ठीक है, एक चीज और नोट करके लिख लो, ठीक है, क्वेश्चन में काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे दो सर्कल बना रहा हूँ, एक ये, ठीक है, और एक और बना रहा हूँ, एक ये। आपको ये चीज याद रखना है, कॉम्पिटिशन में काम आएगा। ये लाइन होता है π/4 और ये लाइन होता है, ये π/4 है, इसमें पाई और ऐड कर दो, π/4 प्लस पाई कितना होगा, 5π/4, तो ये लाइन हो जाएगा 5π/4, ठीक है। यहां पे आओ, ये लाइन है π/4, एक और लाइन बनाते हैं, ये लाइन है 3π/4, ठीक है। तो अगर ये π/4 है तो ये क्या होगा 5π/4, ठीक है। और अगर ये 3π/4 है तो 3π/4 में पाई और ऐड करो, स्ट्रेट लाइन बनाना, 3π/4 में पाई और ऐड करने में क्या होगा 7π/4, ये लाइन क्या है 7π/4, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर 7π/4 है तो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर इसको मेजर करते हैं तो यही किसके इक्वल होगा -π/4 के, ठीक है। इन दो फिगर में मैं क्या बताना चाहता हूं ये आपको याद रखना है कि फिगर नंबर फर्स्ट है, ये फिगर नंबर सेकंड है। फर्स्ट फिगर में आपको ये चीज याद रखनी है हमेशा कि इस रीजन में साइन थीटा हमेशा ग्रेटर होता है कॉस थीटा के, साइन थीटा कॉस थीटा से बड़ा होता है इस रीजन में, ठीक है ना। और इस रीजन में नीचे वाले रीजन में डॉट डॉट बना देते हैं, इस नीचे वाले रीजन में कॉस थीटा बड़ा होता है साइन थीटा के, ठीक है। इस पे आ जाओ, इस रीजन में मॉड ऑफ साइन थीटा ग्रेटर होता है मॉड ऑफ कॉस थीटा के, ठीक है। अच्छा, नीचे वाले रीजन में सेम चीज होता है कि मॉड ऑफ साइन थीटा ग्रेटर होता है मॉड ऑफ कॉस थीटा के। और इस रीजन में मॉड ऑफ कॉस थीटा ग्रेटर होता है मॉड ऑफ साइन थीटा के। सेम इसके सामने वाले रीजन में सेम कॉन्सेप्ट, ये क्या होगा सेम लॉजिक, मॉड ऑफ कॉस थीटा ग्रेटर होगा मॉड ऑफ साइन थीटा के। ये चीज याद कर लेना, क्वेश्चन में काम आएगा। कैसे काम आएगा, जैसे अगर हम ये कहें कि साइन 120 और कॉस 120 में कौन बड़ा है, ठीक है। साइन 120 मतलब कुछ और, साइन मान लो 140 ले लो, ये भी 140 ले लो, ठीक है। तो साइन 140 और कॉस 140 में कौन ग्रेटर है, अगर आपको देखना है तो साइन 140 एंगल क्या है 140, तो यहाँ पे तो मॉड तो है नहीं इसमें, तो ये वाला फिगर काम आएगा आपके। तो ये लाइन क्या है π/4, 140 क्या होगा 90 से ज्यादा होगा, 90 ये लाइन होता है, 90 से ज्यादा लगभग यहाँ आएगा इस रीजन में क्या है साइन कॉस से बड़ा है, तो साइन 140 ग्रेटर होगा कॉस 140 के, ठीक है ना। अगर आपके दिमाग में ये है
कि सर वही साइन 120 वाला ले लो, साइन 120 और कॉस 120 में कौन बड़ा होगा? तो दिख रहा है कि 120 किस में आएगा? 120 इसी रीजन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? साइन 120 ग्रेटर होगा कॉस 120 है, ठीक है। अब किसी ने ये कहा कि सर आप बताओ कि मॉड ऑफ कॉस 30 और साइन 30, मॉड ऑफ साइन 30 में कौन ग्रेटर होगा? तो 30 एंगल 30 है, कहाँ पे आएगा? देखो π/4 का मतलब 45 होता है और ये -45 है, तो 30 यहीं पे आएगा इस रीजन में। इस रीजन में क्या है? कॉस साइन से बड़ा है, इसका मतलब मॉड ऑफ कॉस 30 ग्रेटर है मॉड ऑफ साइन 30 के, ठीक है। ये चीजें याद होनी चाहिए। अच्छा, इन सब के बावजूद अगर हम ये कहें कि साइन 1 डिग्री और साइन 1 रेडियन में कौन बड़ा है? साइन 1 डिग्री और साइन 1 रेडियन में कौन बड़ा है? कौन ग्रेटर है? तो क्या करोगे आप? 1 डिग्री 1 रेडियन, 1 रेडियन का मतलब क्या होता है? 1 रेडियन का मतलब होगा वन रेडियन अप्रॉक्स इक्वल होता है साइन 60 डिग्री के। क्यों? देखो पाई का मतलब क्या होता है? पाई रेडियन का मतलब होता है 3.14, पाई रेडियन 3.14 के बराबर होता है, ठीक है। आपको कहाँ तक पहुंचना है? 1 रेडियन तक। 1 रेडियन तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? π/3 कर दो, π/3 रेडियन करो तो क्या होगा? 3.14 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा? 1.04 तो लगभग जो है π/3 का मतलब 60 डिग्री, लगभग साइन 60 डिग्री के इक्वल है अप्रॉक्स। अगर एग्जैक्ट आपको निकालना है, एग्जैक्ट साइन 57 के बराबर होता है, साइन 1 रेडियन साइन 57 डिग्री के बराबर होता है। और साइन 57 अप्रॉक्स इक्वल होगा किसके? ये तो एग्जैक्ट होता है, ये अप्रॉक्स इक्वल होगा साइन 60 डिग्री के। साइन 57 तो जानते नहीं हो, 60 जानते हो, उसके अप्रॉक्स पहुंच जाओ तो लगभग साइन 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? साइन 60 के। अब आपको ये सोचना है कि साइन 1 डिग्री और साइन 60 डिग्री कौन ग्रेटर होगा? साइन 60, ठीक है ना। तो यहां से ये समझ में आता है कि साइन ऑफ 1 रेडियन ग्रेटर होगा किसके? साइन 1 डिग्री के। ये चीजें भी पता होना चाहिए कि 1 डिग्री और 1 रेडियन में ग्रेटर कौन होता है, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, दिमाग में रख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब जो है, अब क्या बचा है? कुछ खास नहीं बचा है, ठीक है। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, एडिशनल ही है। जैसे अगर आपको मैक्स एंड मिन वैल्यू ऑफ ए साइन एक्स, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा पता करना हो, ठीक है, तो क्या होगा? जान लो ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा का जो रेंज होता है, मैक्स मिन का मतलब क्या होता है? रेंज। रेंज होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो रेंज होगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच होगा। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में होगा, मतलब रेंज यही होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपको निकालना हो 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का रेंज, रेंज ऑफ दिस, रेंज ऑफ
दिस, अगर ये निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो इसका रेंज किसके बीच लाई करेगा? दिस एंड दिस। तो 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा ये लाई करेगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये लाई करेगा माइनस ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 25, मतलब 5 माइनस 5 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, ठीक है, ये भी 5 होगा। इसका मतलब 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का जो रेंज आया -5 to 5 है। अब ये होता कैसे है वो भी देख लो, ये कैसे आता है, इसको रेज करते हैं। बेसिकली ये पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। जल्दी से देख लो कैसे आता है, ठीक है। तो अगर आपको a sin थीटा प्लस b cos थीटा का रेंज ढूंढना है, ठीक है ना, तो एक ट्रायंगल की मदद ले लो, राइट एंगल ट्रायंगल की मदद लो। मान लो ये a है, ये b है, मान लेते हैं ये थीटा है, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि ये क्या होगा, ये होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपको इस पे दिमाग लगाना है। इस पे दिमाग लगाने का मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, a sin थीटा प्लस b cos थीटा ये है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड दोनों में होगा, ठीक है, डिवाइड तो दोनों में होगा। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ भी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, ये a अपॉन दिस है, a अपॉन दिस, यहाँ पे दिमाग लगाओ, a अपॉन दिस, बेस अपॉन दिस क्या होगा, दिस अपॉन दिस क्या होगा, कॉस अल्फा होगा। जो भी होगा, a क्या है, बेस है, और ये क्या है, ये हाइपोटेनस है, तो क्या होगा, कॉस अल्फा। एंगल ये नहीं ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि थीटा ऑलरेडी है, थीटा क्या है, ऑलरेडी है, तो एंगल अल्फा आपने ले लिया। और ये हो गया साइन थीटा प्लस b अपॉन दिस। किसी भी ट्रायंगल के लिए b अपॉन दिस क्या होगा, b अपॉन दिस क्या होगा, b अपॉन दिस साइन होगा। ये हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा और कॉस ऑफ थीटा। ये हो गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, ये फार्मूला है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। आगे आप कंपाउंड एंगल में पढ़ोगे, ये एक फार्मूला होता है। ये किसका फार्मूला होता है, साइन ऑफ ये दोनों एंगल, इन दोनों का सम, साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा। अब आपको पता है कि साइन का जो रेंज होता है, इनपुट कुछ भी हो, किसी भी आर के लिए साइन डिफाइन होता है, तो इनपुट साइन के अंदर कुछ भी हो, साइन का रेंज क्या होने वाला है, -1 to 1। साइन का रेंज क्या होने वाला है, -1 to 1। तो साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा का जो रेंज होगा वो होगा, क्या होगा, ये होगा 1 to -1, मीन्स -1 to 1। अब आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए, इसका मतलब इससे मल्टीप्लाई करना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये भी क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, ये हो गया माइनस ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जिसकी आपको तलाश थी, इसी का रेंज निकालना था आपको, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा लेस देन और इक्वल टू, ये हो गया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब आपको रेंज पता चल गया, आपको रेंज पता चल गया। ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, यही तो है, यही यहां से आया है ये। इसका मतलब ये और ये आपस में क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। भाई इसको सॉल्व करके आपको ये मिला है, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो इसका आपने रेंज पता कर लिया। रेंज क्या मिला, माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये था इसका सोल्यूशन पार्ट, मीन इसका सोल्यूशन पार्ट था।
इसका प्रूफ था, बेसिकली इसका प्रूफ है। आपको याद क्या रखना है, आपको सिर्फ याद ये रखना है कि जब भी a sin थीटा प्लस b cos थीटा आए, इसका रेंज होगा माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये याद रखना है, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। इन सारे कॉन्सेप्ट को आपको जो है क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, चीज़ों को रिलेट करना है और चीज़ों को समझना है, ठीक है ना। जो भी चीज़ें आपने पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हुआ, आइडेंटिटीज वगैरह हुआ, एलाइड एंगल के बारे में हुआ, तो ये सब विजुलाइज करना सीखो, ठीक है ना। अच्छा ये हो सकता है, दिस अपॉन दिस करने पे ये अनडिफाइन हो जाएगा, कहाँ कहाँ ये अनडिफाइन होगा, इसका रेंज मैक्सिमम क्या हो सकता है, वगैरह वगैरह। यही था विजुलाइजेशन। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पार्ट करेंगे। अब तक जो भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एलाइड एंगल से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल कॉन्सेप्ट भी ऐड होता है इन सब कॉन्सेप्ट को मर्ज करते हुए, ठीक है। तो अच्छे अच्छे प्रॉब्लम बनते हैं और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम करने भी चाहिए, ठीक है। सिंपल क्लास 11 के एनसीईआरटी सॉल्व करके या फिर कुछ क्वेश्चन वगैरह कर से कुछ नहीं होने वाला है। आपको मैक्सिमम आप क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे। खुद की प्रैक्टिस बढ़ाओ, अपने आप चीजें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है ना। चलो बच्चों अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो।